उत्तर प्रदेश में विधानसभा की जिन 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है उनमें संगम नगरी प्रयागराज की फूलपुर सीट भी शामिल है। फूलपुर में मतदान हो चुका है, अब नतीजों की बारी है। नतीजों का सभी को बेसब्री से इंतजार है, लेकिन 20 नवंबर को हुई वोटिंग में जिस तरीके से कम मतदान हुआ, सिर्फ 43% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तकरीबन 1,77,000 वोट पड़े हैं। उसने सभी प्रत्याशियों, पार्टियों, उनके समर्थकों की नींद उड़ा दी है। और जो आम मतदाता हैं, जो अपने आप को राजनीतिक विशेषज्ञ बताते हैं, वो भी थोड़ा कंफ्यूज हो गए हैं कि आखिरकार अनुमान कहां लगाएं, दांव कहां लगाएं। बहरहाल हमारे साथ इस वक्त संगम नगरी प्रयागराज के वरिष्ठ पत्रकारों का एक पैनल है। इन पत्रकारों ने फूलपुर के चुनाव को बेहद नजदीक से देखा है। कल मतदान के दिन भी पूरे दिन ये लोग फील्ड पर रहे हैं। हम जल्दी जल्दी परिचय करा देते हैं। हमारे साथ दिनेश सिंह जी हैं, हमारे साथ रणविजय जी हैं, पवन द्विवेदी जी हैं, कुंदन जी हैं, मनोज तिवारी जी हैं, विनोद पांडे जी हैं, अनंत राम कुशवाहा जी हैं और दूधनाथ पांडे जी भी हैं। सबसे पहले सबसे सीनियर दिनेश जी के पास चलते हैं। दिनेश जी, आप ने बहुत नजदीक से पूरे फूलपुर के चुनावी परिदृश्य को देखा है। अब क्या, किस नतीजे पर आप पहुंच रहे हैं, क्या अनुमान है आपका? देखिए, नटशेल में कहा जाए तो जो स्थितियां बनी हैं वोटिंग परसेंटेज कम होने की वजह से, तो ऐसा लगता है कि पूरा जो मुकाबला है वो नेक टू नेक है। डिसाइड ये करेगा कि दो फैक्टर हैं इसमें। एक तो जो सबसे ज़्यादा वोटर माना जाता है दलित का, उस दलित वोटर्स की शिफ्टिंग कहाँ होती है, नंबर एक। क्योंकि जो प्रत्याशी शुरू में बसपा ने दिया था उसे 2 महीने बाद बदल दिया गया, जिसके बाद में जो बसपा का कोर वोटर है वो असमंजस में पड़ गया। तो सवाल ये है कि असमंजस में जो वोटर पड़ा है वो कहाँ शिफ्ट होता है। दूसरी बात यह है कि हर विधानसभा चुनाव में, खासकर उपचुनाव में जो होता है, उसमें फ्लोटिंग वोटर्स का बहुत रोल होता है। 4 से 6% अगर मान लिया जाए ये फ्लोटिंग वोटर है, तो यही तय करता है कि कौन जीत रहा है और कौन नहीं जीत रहा है। तो जब मेरी अपनी जो मान्यता है कि कहीं ना कहीं दलित वोटर्स और ये फ्लोटिंग वोटर है, यही डिसाइड करेगा कि ये सीट कहाँ जाएगी। लेकिन अभी नेक टू नेक फाइट दिख रही है। ये स्पष्ट नहीं हो सकता है कि सीट अभी किसकी तरफ एज में है। लेकिन ये बताइए कि आप तो लगातार फूलपुर में गए हैं, वोटिंग भी आपने सुबह से शाम तक कवर की है। आपको लगता क्या है कि पलड़ा किसका भारी हो सकता है? हाँ, देखिए, पलड़ा भारी होने की अगर बात है तो जो कई बार ऐसा होता है जो ग्राउंड में दिखता है वो होता नहीं है। क्योंकि जो आजकल का वोटर है वो बहुत खुलता नहीं है। जी, आप बिल्कुल सही करें। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो जो दिखता है वो होता नहीं है। दूसरा, जो बाई इलेक्शंस होते हैं उसका जो वोटर होता है उसका मूड भी अलग होता है। वो चीज़ों को सीरियसली नहीं लेता है। आप भी समझ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बाई इलेक्शन नहीं है और सत्तारूढ़ पार्टी के लिए बहुत बाई इलेक्शन इम्पोर्टेंट नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा वोटर है वो भी समझ रहा है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट इलेक्शन उसके लिए नहीं है। तो इस वजह से जो लोग निकले हैं बहुत कमिटेड लोग हैं। कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से कमिटेड है। उन्होंने पहले से तय कर रखा है कि इसको जिताना ही जिताना है या इसको नहीं जिताना है। तो ऐसे में प्रयागराज का तो ऐसा मिजाज रहा है कि कई बार लोग जिताने के लिए, हराने के लिए भी वोट करते हैं। वो हेमवती नंदन बहुगुणा से लेके मुरली मनोहर जोशी तक के चुनाव को हम लोगों ने देखा है। आप सही करें हैं। और कई बार हम ये भी जोड़ना चाहेंगे उसमें कि तीसरा फैक्टर भी एक साथ में आता है। आपने जैसे कहा कि कई बार हराने के लिए, जिताने के लिए भी काम करते हैं। कांग्रेस का जो बागी प्रत्याशी है वो क्या कर रहा है आप भी जानते हैं और सारे लोग भी जानते होंगे कि वो जीतने नहीं आया है, लेकिन किसी को जीतने नहीं देंगे इसके लिए जरूर आया है। और कल जब जिस समय वोटिंग हो रही थी 4-5 पोलिंग बूथ पे हम लोग गए, वहाँ हमने देखा कि ताज्जुब था हमको कि समाजवादी पार्टी के बस्ते में जितने लोग थे उससे कहीं ज्यादा सुरेश चंद्र यादव के बस्ते में थे। ये क्या बता रहा है? तो ये असमंजस की स्थिति बता रही है। भीतरघात का सामना तो दोनों बड़े उम्मीदवारों को करना पड़ा है। अब कौन कितना डैमेज कंट्रोल कर पाता है ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ मनोज तिवारी जी हैं। मनोज जी, ये बताइए, साइकिल दौड़ेगी या फूलपुर में कमल का फूल खिलेगा? सर, केवल 43.44% वोटिंग हुई है, इसलिए ये तो नहीं कहा जा सकता कौन दौड़ेगा। लेकिन मैंने जितना जो है देखा, जैसा कि अभी दिनेश जी बता रहे थे कि वोटर फिक्स था किसको देना है, फ्लोटिंग वोट निकला नहीं। जो फिक्स थे वही लोग निकले हैं। मैं बताऊं कि जैसे जहां भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा अपने को बढ़त लेती थी, जिसमें कतवारूपुर है, लीलापुर है, सुदनीपुर है, जैदपुर है और क्या कहते हैं कटरा है, कोटवा है, ककरा है, इन सब इलाकों में भी जो है वोटिंग कम हुई है।
तो समाजवादी पार्टी का खेमा जहां माना जाता है वहां भी वोटिंग कम हुई है। इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता। मेरा एक आंकड़ा है, जो मैंने एक आंकड़ा लगाया है, 1,76,000 वोटिंग हुई है, उसमें से 10% और तो बहुजन समाज पार्टी को मिल ही रहा है। उसके बाद जो है, जो और निर्दल है, आजाद समाज पार्टी है, ये है, उनको जो है 6,000 से 65 वोट मिलने का अनुमान है। 1,53,000 वोट बचेगा, उसमें से जो है 48% वोट एक पार्टी को मिलेगा। वो कौन सी होगा? पार्टी होगी? अब इसका खुलासा सर कैसे कर दें? और एक पार्टी को 52% वोट मिलेगा। मेरा जो आंकड़ा है, जो मैंने गणित लगाई है, 73,000 से 73,700 आने के लगभग 74,000 वोट जो है वो एक पार्टी पाएगी, और 80,000 वोट एक पार्टी कौन सी होगी? तो सर अब कैसे खुलासा कर दूं? लेकिन जहां आप तक सवाल है, वोट नहीं, हाँ, अब जो ठीक है अब मतदान हो ठीक है, चुका है, मैं बता देता हूं। अब कोई बदलाव नहीं होना है, इसलिए बता सकते हैं। नहीं, एग्जिट पोल नहीं, एग्जिट पोल झूठा होने की बात नहीं है, अब तो वोट पड़ चुके हैं ना। परंपरागत वोट जो है, जो समाजवादी पार्टी के परंपरागत वोट है, जो भारतीय जनता पार्टी के परंपरागत वोट है, वो तुमको मिले। लेकिन कितने प्रतिशत मिले? सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो परंपरागत वोट है वो कितने प्रतिशत मतदान उन्होंने किया? देखिए, परंपरागत वोट ने जो प्रतिशत मतदान नहीं किया, कम किया है, ये मैं मान रहा हूँ। लेकिन भाजपा के साथ गैर यादव बैकवर्ड जो है, जो गैर यादव बैकवर्ड है, उनकी संख्या भाजपा में वोट देने की प्रतिशत ज्यादा रही है, जितना भी उन्होंने दिया है। अगर 50,000 ठीक है, और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। रणविजय जी हैं। रणविजय जी, आप तो बहुत अनुभवी पत्रकार हैं, और क्या देखा आपने फूलपुर में? क्या समझ आ रहा है, क्या अनुमान लगा रहे हैं अब? मोहन भाई, आपने शुरुआत में ही एक बात कह दी कि कम वोटिंग हुई, तो कम वोटिंग ने कई गणितों को गड़बड़ा दिया है। और शुरुआत में जो समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी दिया, तो 2 कदम वो पीछे वहीं पर हो गई, क्योंकि एक कमजोर प्रत्याशी दिया, और सपा के लोग, नेता भी ये मानते हैं कि उन्होंने कहा भाई आप कमजोर कैसे कह सकते हैं? जो आदमी 3 बार विधायक रहा हो, जो आदमी विधानसभा का 2 चुनाव हारा हो, उसको कम से कम कमजोर प्रत्याशी तो नहीं कहा जा सकता। आपके तर्क अपने हैं, मेरे अपने हैं। हाँ, नहीं, बिल्कुल, आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ जी। कमजोर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो सपा का प्रत्याशी है, आज की तारीख में है, पार्टी के लोगों ने भी यह मानकर उनको प्रत्याशी बनाया कि यह इनका अंतिम चुनाव है। जो दूसरे मजबूत कई दावेदार थे, जो मजबूत दावेदार थे, उनको सपा ने अलग करके इनको इसलिए प्रत्याशी बनाया कि यह अंतिम चुनाव है, लड़ लें, हारे या जीते जो भी हो, अंतिम चुनाव है, लड़ लें। इसके पहले क्योंकि वह जीत चुके हैं। अब जब तो वोटिंग हो चुकी है, अब वोटिंग हो गई है, हो गई, अब आप किस नतीजे पर पहुंच रहे हैं, ये बताइए। देखिए, किसी नतीजे पर आप नहीं पहुंच सकते। मुकाबला कांटे का है, और कांटे का इसलिए है कि दोनों पक्षों की ओर अपने अपने वोट बैंक हैं। जो मैंने वहां देखा, जो लोगों से बातचीत, एज किसको है? एज किसको है? भाजपा को है। भाजपा को है। वजह इसकी ये है कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में एक वोट तो कमिटेड है, जो प्रत्याशी की अपनी बिरादरी का मुस्लिम है, वो कमिटेड है, उसमें 1 भी % का कोई भी डेंट नहीं है। लेकिन गांव-गांव जब आप जाएंगे, देखेंगे, तो वहाँ जो आपस की लड़ाइयाँ हैं वो यादव और मुस्लिम की हैं। गाँव में दोनों की आबादी अच्छी है और दोनों लड़ाके हैं। आपका कहना है कि धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण हुआ है, उस धर्म और उस ध्रुवीकरण का फायदा बीजेपी को मिलेगा? नहीं, आप गलत कह रहे हैं। धार्मिक आधार पर कोई ध्रुवीकरण नहीं है। मैं जातीय आधार पे कह रहा हूँ। समाजवादी पार्टी ने SC में वोटों में जितना डेंट किया होगा, भाजपा के प्रत्याशी ने, जो मुस्लिम यादव की लड़ाई होती उस इलाके में, तो उतना ही डेंट सपा को यादव वोटों को हासिल करके किया। ठीक, लेकिन कई लोग तो लेकिन कई लोग जल्दी से लोकसभा चुनाव के दौरान जो 2-3 फेक मुद्दे उठाए गए थे, वह इस विधानसभा चुनाव में नहीं चले, वही सपा को नुकसान है। बिल्कुल, चलिए और लोगों से भी बात कर लेते हैं, और आप लोगों से अनुरोध करेंगे कि जल्दी जल्दी थोड़ा शार्ट में अपने उत्तर दीजिएगा। अनंतराम कुशवाहा जी, बताइए, आप तो वहीं से सटी हुई नजदीक सीट पे रहते हैं, वहाँ के वोटर भी हैं, जो है वो क्या कुछ देखा फूलपुर में, और अब क्या अनुमान आप लगा रहे हैं? देखिए, जहाँ तक अनुमान की बात है कि कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है, ये तो कहना बहुत कठिन है, क्योंकि जिस हिसाब से वोट का प्रतिशत कम हुआ है,
वो कहीं कहीं दोनों के लिए घातक है, और विशेष तौर से सत्ता पक्ष के लिए। जबकि इतना प्रचार और प्रसार किया गया था, उसके बाद भी मत प्रतिशत का न बढ़ना ये कहीं कहीं संदेह के घेरे में है। और जहाँ ये रही कि वोटों का ध्रुवीकरण या जाति समीकरण, तो वो जाति समीकरण इस उपचुनाव में सब फेल रहे, क्योंकि ये इसको अगर माना जाए तो ये 9 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहा है, इससे सरकार के बनने बिगड़ने या किसी के आने जाने से कोई मतलब नहीं है, बल्कि इस चुनाव को लोगों ने स्थानीय मुद्दे पर और स्थानीय लेकर के लड़ा है। वहाँ अरे आपने कल पूरे दिन जो है फूलपुर में आप रहे, क्या जो कुछ आपने देखा उसके आधार पे अब अनुमान बताइए। अब कोई फर्क भी नहीं पड़ना है क्योंकि वोटिंग हो चुकी है। नहीं, अनुमान जो है वो सही है कि वोटिंग हो चुकी है, लेकिन अलग अलग गांव में अलग अलग जगहों पर जाने के बाद जिनके द्वारा ये जाना जाता था कि इनका झुकाव कहीं और है, वो मौके पर कहीं और निकला, दूसरे का कहीं और निकला। कुछ लोग एक दूसरे को हराने के लिए, जिन्ना की जिताने के लिए, किसी ने वोटिंग नहीं किया तो किसी ने दूसरे के पक्ष में वोटिंग किया। तो इन तमाम सारी स्थितियों को देखते हुए ये स्पष्ट तौर से नहीं कहा जा सकता कि कौन जीत हार सकता है, लेकिन जो लड़ाई है वो बहुत ही कांटे की है और बहुत नजदीकी जो है वोट। एज अगर देना हो तो एज किसके पक्ष में हो सकता है? मुझे जो स्थिति वहाँ दिखाई पड़ी लोकल और मतलब वैसे स्थितियों को देखकर कहीं कहीं समाजवादी पार्टी मजबूत हैसियत में है। बिल्कुल, देखिए भीतरघात दोनों पार्टियों, दोनों उम्मीदवारों की तरफ से हुआ है, लेकिन ज्यादा किसकी तरफ से हुआ है ये समझना होगा। पवन भाई ये बताइए कि आप तो यहाँ से लेके अयोध्या तक कवर करते रहते हैं, आप भी कल पूरे दिन फूलपुर में थे, आपका अनुमान क्या है? मतदान के दौरान मतदाताओं से सिर्फ 2 बातें पूछी गई, भाई क्या स्थिति है आप लोग। जो लोग खुश हो कहे सुशासन है, हम सरकार के पक्ष में, तो भाजपा के समझा गया। लेकिन अधिकतर लोगों ने कहा, नाराजगी जताई, पर्चा आउट हुआ और सारे मुद्दे कानून व्यवस्था फेल है, जो गरीब बेचारे हैं उनका इनकाउंटर हुआ। इससे लगा कि लोग सपा के मतदाता हैं। तो इस बार जो सबसे बड़ी मतलब जो वोटर हैं वो इस बार उनका मिजाज बदल गया। अब लोग खुल के नहीं बताते हम किसके साथ हैं, जो बता दें कि बहुत विकास हो रहा है, बहुत अच्छी सरकार चल रही है, मतलब वो सत्ता पक्ष के साथ हैं। और जो बताएं कि बहुत महंगाई है, बहुत बेरोजगारी है, पेपर लीक हो रहा है, वो विपक्ष के वोटर हैं। जी, लेकिन यहाँ पे बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है, जनरल मतदाता कम निकले हैं, सबसे बड़ी बात। और सपा भी पिछला जो लोकसभा चुनाव हुआ है उसमें करीब 18,000। ये बात आपकी सही है कि जो सवर्ण वोटरों वाले बूथ थे उनमें जो है सन्नाटा पसरा रहा, लेकिन हमने किसी एक ऐसे बूथ पर भी लाइन लगी हुई नहीं देखी जो यादव और मुस्लिम बाहुल्य कहे जाते हैं, जहां लंबी लाइन लगी रहती थी। यानी उस वर्ग के जो वोटर हैं उनके अंदर भी निराशा थी, उत्साह नहीं था। देखिए, यादव मुस्लिम कितना भी बीजेपी या जो भी कहे कि हमारे हैं, वो आज सिर्फ अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव का चेहरा देखते हैं, उनको कोई तोड़ नहीं सकता। आपस में अगर उनकी दुश्मनी हो तो भी वोट साइकिल को ही देंगे। और दूसरी बात जहाँ तक है कि पटेल जैसे अभी प्रवीण पटेल को से करीब 2400-2500 से, यही मुस्तफा सिद्दीकी 2732 वोट से, और यही करीब 1-2 साल बाद जो है आप देखिए कि करीब 18,000 वोटों से, दोनों में कितना अंतर है। जो देखिए हार जीत बहुत बिल्कुल, हर चुनाव का मिजाज अलग होता है और हर चुनाव में अलग पैटर्न पे वोट पड़ता है। जल्दी 2 और लोग हैं। कुंदन जी, बहुत संक्षेप में बताइए क्या कह रहे हैं। जहाँ मेरा मानना है कि फूलपुर में जीत फैक्टर जो है यादव पटेल होते हैं, और यादव पटेल यादव कहाँ जाएंगे, पटेल कहाँ इस बार गए, ये क्लियर है, यही स्पष्ट खुली किताब है। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। आप ये नहीं कर सकते। हम तो मानते हैं कि खुली किताब है। नहीं, ये नहीं कर सकते कि यादव सब चले गए सब सपा में। हाँ। ऐसा नहीं है, या पटेल सब चले गए बीजेपी में, ऐसा नहीं है। जब अगर इन लोगों ने अपनी वोट को कायदे से पकड़ी होगी तो वो जीतता है, लेकिन मामला 50-50 का है। आपका अनुमान क्या कहता है? हमारा अनुमान 50-50 का है। 50 से थोड़ा आगे नहीं, कोई कंफर्म नहीं, क्योंकि 50 ये जो है अपनी वोटों को बचा लेंगे तो जीत जाएंगे। हमें तो लग रहा है आप अपना वो बचा रहे हैं कि कहीं बाद में शर्मिंदगी ना झेलनी पड़े। दूधनाथ जी हैं, दूधनाथ जी अनुभव के आधार पे बताइए कौन जीतेगा? भाई इस बार देखिए चुनाव तो बहुत कॉन्टेस्ट में रहा है, लेकिन केवल इतना अंतिम में आप एकदम 60 में कह रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि जितना वोट कांग्रेस के बागी कैंडिडेट ने प्राप्त किया है उतने से ही सपा चुनाव हार सकती है। उतने से ही हार सकती है। बड़ी एक बात कही है। बस 2 लाइन की प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे कि क्या कहना नतीजों को लेकर, आप किस नतीजे पर पहुंच रहे हैं, सिर्फ 2 लाइन में बताइए। मेरे हिसाब से भाजपा एज पर है, बढ़त पर है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो कोर वोटर था
वो भी नाराज़ था। यहाँ तक कि जो मुस्लिम वोटर था, जो मुस्तफा सिद्दीकी से इत्तेफाक नहीं रखता था, वो भी नहीं निकला। और जो वोटर नहीं निकला है उसे ये नहीं कह सकते कि वो फॉरवर्ड ग्रुप का वोटर था या भाजपा का वोटर था। उसमें बहुत सारा वोटर ऐसा भी है जो समाजवादी पार्टी का था, इसलिए बिल्कुल किसी भी बूथ पर मुस्लिम और यादव बूथ पर भी लाइन लगी हुई नहीं। सिर्फ 2 लाइन में बताइए कि अनुभव के आधार पे क्या अनुमान आप लगा रहे हैं? सर मैं यही अनुमान लगा रहा हूँ कि पारसी समाज का वोट बहुत सपा में गया हुआ है, यही एक खतरे की घंटी है। और नहीं तो जो है क्या कहते हैं कि क्लियर नहीं कहा जा सकता है कौन जीतेगा। मैं भी एक पत्रकार हूँ, सबसे मेरे संबंध हैं और जो है क्या कहते हैं कि नहीं, अब तो वोट पड़ चुके हैं ना, 2 लाइन में बताइए। वोट पड़ चुका तब भी कोई नहीं कह सकता कौन जीतेगा। अब ठीक है रणविजय भाई, आप बताइए, 2 लाइन में बताइए क्या कहना है? मोइन भाई, आज की तारीख में कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि यही प्रत्याशी जीतेगा, यही पार्टी जीतेगा। कोई भी जीत सकता है, कोई भी जीत सकता है, 2 में से ही। हाँ, क्योंकि हार जीत जो होनी है वो 2-2.5-3 हजार वोटों में हो जाएगी। नहीं, इतना ऐसा नहीं लगता कि इतना नजदीकी मुकाबला होगा। आप बताइए, 2 लाइन में बताइए क्या हो सकता है? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन बहुत जो है ज़्यादा वोटों के मार्जिन से जीत हार नहीं होगी। लेकिन जो मैं पहले भी कहा, आप भी कह रहे हैं कि रुझान जो था वो तमाम समीकरणों को देखने के बाद कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी की स्थिति मजबूत है। 2 लाइन में बताइए। इस बार स्थिति स्पष्ट है। जब दोनों तरफ से वोटिंग, उनके मतदाता कम निकले हैं, जब मतदाता कम निकले हैं तो नेक टू नेक लड़ाई है। बस वही जो मैंने पहले बताया कि जो बागी कैंडिडेट कांग्रेस का है वो जितना कितना वोट काटता है वो उस पर डिपेंड करेगा। ये बताइए, इस चुनाव में केमिस्ट्री तो नहीं समझ में आई, अंगणित कुछ समझ में आ रही है क्या? हाँ, समझ में आ रही है। जनता ने विकास को वोट दिया है, इसका मतलब जीत आप समझ सकते हैं कि विकास किसने किया हुआ है। मतलब वो जैसा अभी पवन भाई बता रहे थे वही बेरोजगारी पर भी वोट दिया है, महंगाई बेरोजगारी पर वोट दिया है, तो कौन जीतेगा? जाहिर सी बात है। मुझे लग रहा है कि बीजेपी से ज्यादा किसी ने रोजगार दिया नहीं। अच्छा, कौन सा नौकरी दे दी? कौन सा कितनी फैक्ट्री लगवा दिया? सेक्टर में नहीं दिया। फूलपुर में कितनी फैक्ट्री लग गई? बताइए, फूलपुर में कितनी फैक्ट्रियां लगी हैं? फूलपुर का मुद्दा कर देखेंगे, एम्स कितने हैं? वरुणा का शोक, वरुणा नदी वहाँ के लोगों को बर्बाद कर रही थी। किसानों को बाढ़ आती थी, वहाँ पे वायु प्रदूषण सबसे ज्यादा था। चलिए, पत्रकार साथी आपस में झगड़ा ना करें। पवन भाई, 2 लाइन में बताइए। देखिए, हमें जो लग रहा है कि सपा भारी पड़ रही है। हो सकता है कि 100% सपा सीट निकाला जाए। लोकसभा का भी जो चुनाव हुआ था उसमें 403 सीटों में से 181 सीटों पे बढ़त थी, जिसमें हमारी फूलपुर भी 18 बिल्कुल 18,000 की बढ़त थी। जो है कुंदन भाई, 2 लाइन। अगर रोजगार पर मतदान हुआ होगा तो सपा भारी। हुआ क्या होगा? आप वहाँ घूम के आए हैं, क्या बात की? हुआ। हाँ, छात्रों ने, आप इशारा कर रहे हैं कि ये बेरोजगारी पर भी मतदान किया है। ऐसी नहीं है कि रोजगार मुद्दा नहीं रहा, रोजगार मुद्दा था। अगर उस पर कायदे से मतदान हुआ होगा तो सपा भारी पड़ेगी। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि फूलपुर में जो वोटिंग का पैटर्न रहा है वो लोगों को बहुत समझ में नहीं आ रहा है। वोटरों की, प्रत्याशियों की, पार्टियों की केमिस्ट्री क्या है वो लोग अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं। इसी वजह से जो अंगणित है वो खुल करके सामने नहीं आ पा रही है। बहरहाल, फूलपुर को लेकर जो पत्रकार हैं, जो एक्सपर्ट हैं, चुनावी राजनीति के जानकार माने जाते हैं, वो भी दावे के साथ कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर मुकाबला जो है वो बेहद कड़ा है, बेहद टफ है। ऐसे में जीत का सेहरा किसी के सर भी बन सकता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।